हेलो एवरीवन, नमस्कार। ग्लोबल रनिंग इशू प्रोग्राम यानी कि ग्रिप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। और यह मांग क्यों की है, इसके क्या निहितार्थ हैं और इससे भारत को क्या लाभ और विश्व को क्या लाभ होंगे, इस मुद्दे को आज हम जानेंगे। लेकिन मुद्दे पर जाने से पूर्व एक बड़ी अच्छी लाइन इसी मामले को कोट करती हुई किसी ने लिखी है कि हिरोशिमा का दर्द अगर दुनिया समझती तो परमाणु बम जैसे हथियारों का नाश कर दे। अब युद्धों में परमाणु बम का इस्तेमाल न हो, कोई शहर फिर से शमशान न हो। यानी कि भारत सरकार या भारत की जो विदेश नीति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यही रही है कि वैश्विक स्तर पर निशस्त्रीकरण हो, यानी कि जो आर्म रेस है, इस आर्म रेस को कम किया जाए। अनावश्यक और विध्वंसकारी जो हथियार हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल कम से कम हो और यह वैश्विक स्तर पर हो ही ना, विश्व के सारे देश इसका समापन कर दे। लेकिन विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिनकी कुत्सित नीतियों की वजह से वैश्विक स्तर पर जो आर्म रेस है यह कम नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन, अगर आप वर्ल्ड के आर्म रेस का या आर्म प्रोडक्शन का या वेपन्स प्रोडक्शन का डेटा उठाकर देखेंगे तो आप बड़े आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि पर ईयर इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद भी देशों के द्वारा ये जो आर्म रेस है, आर्म प्रोडक्शन है, इसको कम नहीं किया जा रहा है। इसका परिणाम यही होगा कि कोई शहर, कोई देश तबाह होगा और कोई शहर अपने को शहंशाह साबित करेगा। विश्व स्तर पर आप इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। लेकिन रिसेंट में नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक इंटर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया और इस परीक्षण के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब नॉर्थ कोरिया के पास कम रेंज की मिसाइलें होती थी तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया को बोलता था, तुम हमारे यहाँ तक पहुंच नहीं सकते हो, तुम अगर परमाणु लेस मिसाइल हमारे यहाँ दागने की कोशिश भी करोगे तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह हमारे देश यानी कि अमेरिका तक पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया अमेरिका को पहले उत्तर देता था कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो तुम्हारे जो एलायंस कंट्री हैं, साउथ कोरिया, जापान, इसको हम तबाह कर देंगे। लेकिन अब अमेरिका की वह चाहत भी पूरी हुई कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल अमेरिका तक पहुंचे। नॉर्थ कोरिया ने ऐसा किया, लेकिन इस समस्या का जो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा वह जापान और साउथ कोरिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रगतिशील देश का पड़ोसी या प्रगतिशील देश के बगल में एक ऐसा विध्वंसकारी देश हो जिसको भूख, हड़ताल, भुखमरी, अशिक्षा, तबाह होती इकोनॉमी से कोई मतलब न हो, उसे सिर्फ अपनी आर्म को, अपने वेपन्स को, अपने हथियारों को मजबूत करने पर संपूर्ण रूप से ध्यान हो, तो ऐसे देश के बगल कोई एक सभ्य देश, एक प्रगतिशील देश विकास तो कर सकता है, लेकिन उसके विकास के चलने की जो पहिया है वह कभी भी ऐसे खतरनाक देशों के द्वारा रोकी जा सकती है। मसलन उस पर अगर अटैक किया गया तो वह उसका प्रभाव बहुत नकारात्मक रूप से झेलेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत ने आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ के माध्यम से या यूएनएससी के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों की। इसके 3-4 मुद्दे हैं, इन 3-4 मुद्दों को हम समझते हैं। भारत ने आखिर इन प्रतिबंधों की मांग क्यों की। हमने बताया कि पहला कारण यह है कि रीजन यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों की, क्योंकि हवांगसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण कोरिया के द्वारा किया गया और यह जो परीक्षण था, यह परीक्षण की जो सीमा थी वह जापान को टच करती हुई या जापान के टेरिटोरियल क्षेत्र में गिरी, यानी कि जो
आप पढ़ते होंगे कि जो समुद्र है, समुद्र का एरिया डिवाइड किया गया है, कितने क्षेत्र तक का जो समुद्र है वह किस देश का होगा। तो इसे टेरिटोरियल सी के तहत माना जाता है। टेरिटोरियल सी में मिसाइल गिरी और वो टेरिटोरियल सी किसके क्षेत्र में आता था? जापान के। जब जापान के टेरिटोरियल सेक्टर में या टेरिटोरियल एरिया में या मिसाइल गिरी तो जापान सहित कई देशों ने इसका खुलकर विरोध किया और इस क्रम में भारत भी पीछे नहीं रहा। तो जानते हैं आखिर भारत के क्या निहितार्थ थे, या भारत क्या चाहता था, या भारत विश्व को क्या दिखाना चाहता था कि हम इसके माध्यम से क्यों प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। पहला कारण यह है कि सदाबहार कारण कि भारत चाहता है कि कोई देश ऐसी मिसाइल का प्रयोग ना करे या ऐसी मिसाइल का निर्माण ना करे कि उसके सामने कोई उसका एक्चुअल शत्रु ना हो। साउथ कोरिया का एक्चुअल शत्रु अमेरिका हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका शत्रु होने से पहले उसको टैकल कर लेता है, मिल बैठकर बात कर लेता है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा जापान को और साउथ कोरिया को भुगतना पड़ेगा। और जापान और साउथ कोरिया भारत के बड़े प्रबल मित्र हैं और इन मित्रों की रक्षा के लिए भारत सरकार हमेशा से प्रयत्नशील रहती है। और जो अभी का मुद्दा है कि भारत को बोलना ही पड़ा अन्य विभिन्न मुद्दों पर, जब नॉर्थ कोरिया के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता था, परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया जाता था, आमतौर पर भारत सरकार नहीं बोलती थी। लेकिन आज क्यों बोली, रिसेंट में क्यों बोली, उसका रीजन है आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस विवाद में भारत उन चुनिंदा देशों में है जो चुनिंदा देश रूस का समर्थन कर रहे हैं। खुले तौर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नकारात्मक बात यदि रूस के प्रति नहीं बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहे हैं उन देशों के साथ भारत के जो रिलेशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो जापान रूस के विरुद्ध बात कर रहा है कि रूस गलत कर रहा है। और अभी कुरिल द्वीप को लेकर भी जापान और रूस के मध्य विवाद है, और जो संधि थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और जापान की वह संधि भी रूस ने समाप्त कर दी है। तो भारत सरकार को यह लगा कि एक ऐसा ये पॉइंट है जिस पॉइंट से कई निशाने साधे जा सकते हैं और सबका जो टारगेट होगा वह हिट होगा। आर्म रेस की बात की कि आर्म रेस नहीं होनी चाहिए, अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया, वैश्विक मंचों पर अपनी बातों को रखने में भी अपने टारगेट को हिट किया, और अपने मित्र जापान का भी समर्थन कर दिया, अपने मित्र साउथ कोरिया का भी समर्थन कर दिया। तो पहला कारण यह था कि अपने मित्रों को प्रोटेक्ट करना, निशस्त्रीकरण की जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है उसको मुखर करना। दूसरा रीजन यह है यूएसए का समर्थन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नॉर्थ कोरिया ने इन मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान ऐसे है कि अमेरिका बार बार बोलता रहता है कि तुम्हारी मिसाइल छोटी है, तुम्हारा बटन छोटा है, हमारा बटन बड़ा है। इसलिए अमेरिका को तो परेशानी होती ही थी, और अमेरिका अभी बार बार भारत से कह रहा था कि डियर आप रूस पर कुछ बोलो। तो भारत सरकार बहुत कुछ तो बोली नहीं, लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि चलो अब मौका मिला है, अमेरिका के एक नया शत्रु है। नया शत्रु क्या, पुराना शत्रु है। पुराने शत्रु ने एक नई शत्रुता का वेपन से निर्माण किया है, बनाया है, जो अमेरिका तक पहुंच जाएगा। अगर कभी किम जोंग सोचेगा तो फेंक देगा वहां तक। खैर अमेरिका क्या करेगा, थर्ड वर्ड लगाएगा। तो यूएसए को भी समर्थन कर दिया, फिर जापान को समर्थन कर ही दिया था। और भारत सरकार पश्चिमी मीडिया को एक हॉट मुद्दा देना चाहती थी, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन विवाद पर जो पश्चिमी मीडिया है, खास करके ब्रिटेन की, अमेरिका की, ये बड़ी फ्रस्ट्रेट है भारत को लेकर, और ना जाने क्या क्या आर्टिकल छाप रही है कि भारत एक अच्छा देश नहीं है, भारत को अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा जो ऐड दी जाती है उसे बंद कर देना चाहिए। इन देशों को लगता है कि भारत इन देशों के ऐड पर जी रहा है, लेकिन मुझे बड़ा क्या बोलते हैं कि कंफ्यूजन होता है कि लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि भी नहीं, कि भारत अब जितना दान लेता नहीं उससे ज्यादा दान देता है। और तुम यानी कि पश्चिमी मीडिया, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो यह बोलते हैं कि भारत
को दी जाने वाली डोनेशन बंद कर दी जाए तो भारत जो ये इतना उछल कूद रहा है ये बंद हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं भाई जरा पढ़ ले, वैश्विक डेटा पढ़ ले कि भारत अब लेता नहीं देता ज्यादा है। भारत अब याचक नहीं, अब याचकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। तो भारत सरकार ने सोचा कि लोग कुछ ना कुछ लिख ही रहे हैं, सब लोग तो जानते नहीं। कुछ लोग तो यही जानते हैं कि देखो पश्चिमी मीडिया किस तरीके से भारत के अगेंस्ट हो गया है। पश्चिमी देश जो हैं वो इतना नहीं बोलते जितनी वहां की मीडिया बोलती है। और आप जानते हैं मीडिया क्या बोलती है, मीडिया का काम क्या है। अब मीडिया लोगों के समस्याओं से नहीं ज्यादा मतलब रखती, वह अपने टीआरपी अपने व्यापार से ज्यादा मतलब रखती है। इसलिए वह ऐसे मुद्दों का ही यूज करती है जिससे उसकी टीआरपी बढ़े, लोगों का व्यू जो है उस पर ज्यादा बढ़े। तो भारत सरकार के ये मुख्य कारण थे कि जिन कारणों को आधार बनाकर भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाया। अब इतनी बात हो गई, अब इससे भारत ने क्या पाया और क्या खोया। भारत ने सब कुछ पा लिया क्योंकि भारत ने अपने मित्रों का भी साथ दे दिया, पश्चिमी मीडिया को भी बता दिया कि देखो हम एक ही मुद्दे पर नहीं बोलते, हम हर मुद्दे पर बोलते हैं। और नॉर्थ कोरिया पर भी शायद कुछ प्रभाव पड़े लेकिन उस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ऐसा देश जो भूखमरी प्रतिबंध, लाचार मेडिकल सुविधा और तबाह इकोनॉमी को एक किनारे करके आर्म रेस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया हो, उस देश को नए प्रतिबंधों से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि उस पर प्रतिबंध ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। तो ये थी कहानी, लेकिन इसी में हम एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करते हैं और वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन इसी से जुड़ा हुआ है यूएनएससी। जान लेते हैं यूएनएससी क्या है। तो यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अंग हैं लेकिन उन अंगों में जो यूएनएससी है वह सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है। और इसकी स्थापना कब हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, 1945 में हुई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 15 मेंबर हैं। कितने? 15। इसके जो मेंबर्स हैं वह 15 हैं, ठीक है। 15 में 5 जो हैं स्थायी मेंबर हैं और इन्हीं 5 मेंबर्स को वीटो की शक्ति मिली है। क्या? वीटो की शक्ति। और वीटो की शक्ति का मतलब ये हुआ कि किसी भी मामले पर किसी भी देश ने अगर उसके पक्ष में मतदान किया और अगर किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी देश ने उसके विपक्ष में मतदान कर दिया तो वह मुद्दा पास नहीं होगा। यानी कि अगर कोई मामला है जिस मामले पर यूएनएससी ने डिसीजन लिया है वह डिसीजन तभी एप्लीकेबल होगा, तभी अप्लाई होगा जब इन 5 में से 5 देश किसी बात पर या उस बात पर सहमति व्यक्त करें। अगर किसी एक भी देश ने असहमति व्यक्त की तो वह प्रस्ताव जो है समाप्त हो जाएगा। और इसी में कौन कौन से इसके सदस्य हैं, तो मतलब जिनके पास वीटो शक्ति है या अस्थायी मेंबर है, उसमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है और यूएसए यानी कि अमेरिका है। ये 5 मेंबर हैं। और जो 10 मेंबर होते हैं अस्थायी यूएनएससी के, अस्थायी, ये प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर चुने जाते हैं। यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष का होता है। और अच्छी बात यह है कि इस समय भारत भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर है जो 2 वर्ष के लिए चुना गया है। अगर हम वर्तमान के 10 सदस्यों की बात करें कि कौन कौन से ऐसे 10 सदस्य हैं जो यूएनएससी में शामिल हैं, तो उसमें है बेल्जियम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, इस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विगटन, सेंट विसेंट, साउथ अफ्रीका, ट्यूनेशिया और वियतनाम। तो ये 10 ऐसे अस्थायी सदस्य हैं जो यूएनएससी में शामिल हैं। स्थापना कब हुई? 1945 में। तो एक इम्पोर्टेंट बात और ये है कि जो यूएनएससी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो आई थिंक आज का यह ग्रिप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।